So hello and welcome everyone. This is Vishal Tiwari and we have an amazing guest here. हमारे साथ बहुत amazing और जो आप सपना देखते हो ना जिस कॉलेज में जाने का वो ऑलरेडी उसी कॉलेज में है और जो आप बनना चाहते हो 1 साल बाद 6 महीने बाद वो ऑलरेडी उसी पोजीशन पे है और हम जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। हम ये भी जानेंगे कि लास्ट डेज का क्या इनका स्ट्रैटेजी था और हम ये भी जानेंगे कि इनका सिलेक्शन का क्या स्टोरी लाइन रहा, इनके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, सब कुछ आज वीडियो में जानेंगे। एक तरह से हम अथर्व को और अच्छे से जान रहे होंगे और दूसरी बात कि आपके प्रिपरेशन में हम गाइडेंस करने आए यहाँ पे कि लास्ट डेज को आप किस तरह से मैनेज करें ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाए। सो वेलकम अथर्व। हेलो एवरीवन। हेलो। तो जिनको पता नहीं मेरे बारे में, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और करेंटली मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स भोपाल के अंदर। तो यही यार आपकी जर्नी में हम लोग हेल्प कर रहे हैं, वीटी सर आपको हेल्प कर रहे हैं, जितना मैं देखता हूँ सर को यार, सर भी आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो सर ने इनवाइट किया कि यार अपन कुछ स्टाफ में शूट करते हैं बच्चों के ताकि बच्चों को हेल्प हो पाए, तो हम लोग आए आज इस सेशन में। यस। सो अथर्व, पहली बात ना कि आप भी जस्ट रिसेंटली आपने एग्जाम दिया और आप अभी एम्स भोपाल में हो। मुझे बस ये जानना है कि लास्ट के 10 डेज में या 20 डेज में जो अभी बचा हुआ है बच्चों के पास, आपके ऊपर क्या प्रेशर था? आप जब एग्जाम देने वाले थे तो रिएक्शन क्या होता था? आपकी डे शेड्यूल क्या होती थी? पहले डे शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं, फिर होता है कि मेंटल प्रेशर कैसे आप हैंडल करते थे और रिवीजन और फिर प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो डे शेड्यूल कैसा था? तो डे शेड्यूल तो ये था कि मैंने मतलब एक ऑलमोस्ट एक फिक्स टाइम कर दिया था कि लेट नाइट तक जगना नहीं है और ज़्यादा जल्दी उठना नहीं है। तो मैंने कर दिया था कि रात को 11-12 के आसपास सो जाऊंगा, सुबह 7-8 के आसपास उठ जाऊंगा। तो जैसे उठे उसके बाद जो मेरा सबसे पहला काम करता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी सबसे पहले। तो ये मेरा लास्ट के 20 दिन में फिक्स था ही कि मैं सुबह उठ के कोई भी एक पूरी यूनिट या पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, तीनों में से एक चीज़ें करता ही था। तो सुबह का 2 घंटे 2.5 घंटे वही करना होता था। उसके बाद उठते ही उसके क्वेश्चन कर लिए कुछ PYQ से, फिर ब्रेक लेके थोड़ा ब्रेक ले लिया 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास। फिर 11 से सेकेंड राउंड था फिजिक्स का, मोस्टली फिजिक्स से करता था लाइक दोपहर तक खाना खाने तक। इसका रीज़न ये था कि मुझे फिजिक्स सुबह फ्रेश भी होते हैं हम लोग और बायो सुबह कर ली होती है बहुत सारी याद करने वाली, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सुबह सुबह उठ के अपन ने फिजिक्स कर लिया 2-2:30 तक, खाना वगैरह खा लिया क्योंकि खाने का कोई टाइम एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता। तो मेरा ये था कि जो बेंच मार्क्स थे वो मेरे घर का खाना था कि घर पे जब खाना बनेगा तब मैं रुकूंगा। और जैसे खाना बना 2-2:30 बजे फिर रुक गए। फिर थोड़ा दोपहर में ये था कि लास्ट के 15-20 दिन मोस्टली कि मैंने पेपर्स के लिए फोकस किया मोस्ट टाइम, और किसी दिन पेपर अगर नहीं छोड़ा तो MCQs कर लिए। तो ये जो दोपहर का टाइम होता है काफी लो था मेरे लिए, काफी लो फील होता है उस टाइम पे 2 से 3-4 के बीच में। तो मैंने मोस्टली फोकस किया कि यार उस टाइम पे कुछ प्रोडक्टिव कर लेते जिसमें एक्टिव लर्निंग हो। तो MCQs कर लिए और फिर शाम का टाइम था 6-6:30 के आसपास, वहां से फिर केमिस्ट्री कर ली। अच्छा। रात तक 7-8 बजे तक केमिस्ट्री कर ली, सब हो गया। फिर उसके बाद जो बायो के टॉपिक्स लगते कि कुछ रह गए हैं, फिजिक्स का कुछ टॉपिक रह गया इंपॉर्टेंट है, याद नहीं आ रहा, फिर उसको रिविजन करके 11 के आसपास वापस हो गए। तो ये एक रफ शेड्यूल हुआ करता, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन पढ़ाई के आसपास ही ओरिएंटेड जाता था। हाँ, और अभी होना भी चाहिए कि लास्ट के डेज में पढ़ाई ही पूरा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट के डेज में आपका थ्योरी को लेकर के क्या था? बहुत सारे बच्चे लगते हैं कि सर कुछ थ्योरी रह गया है या कुछ थ्योरी बच गया है, तो थ्योरी को लेकर के क्या था? मैंने क्या किया था ना, मेरे को इतना पता लग गया था कि सब कुछ तो पढ़ नहीं पाएंगे लास्ट के दिन में। हाँ, तो मैंने कुछ टॉपिक्स को बेंच मतलब साइड में कर लिया था कि ये टॉपिक्स मुझे मैक्सिमम फोकस करना है, लाइक और वो भी स्पेसिफिक कि इनको तो रिवाइज करूंगा। लाइक केमिस्ट्री के अंदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पता है क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके जो फॉर्मूलाज उसको रिवाइज कर लिया। डिफेक्ट्स जो याद करने टॉपिक्स है, डिफेक्ट्स हो गए, अब वो पता है कि उसमें से भूल सकते हो जो चीज है, तो उनको साइडलाइन करके मैंने एक लिस्ट बना ली थी अपने बुक के अंदर, सेम फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए। तो इनमें मैं करता था कि इनको पहले पढ़ लिया, फिर बाकी चैप्टर अगर टाइम मिल पाए तो चैप्टर कोई डिफिकल्ट लग रहा हो केमिस्ट्री के अंदर, बायो फिजिक्स के अंदर, उनको कर लिया। और उसके बाद MCQ। तो मेरा टाइम जो था वो डिवाइडेड था 50% थ्योरी, 50% ऑलमोस्ट MCQ। हाँ। अच्छा, टेस्ट क्या आप रेगुलर दे रहे थे या बच्चों को भी क्या रेगुलर देना चाहिए या फिर अल्टरनेट या फिर 2 दिन? व्हाट वाज द शेड्यूल? मैं मतलब अपने एंड से देखो तो मेरा नंबर अच्छे आ रहे थे, मतलब मेरा प्रिपरेशन ठीक ठाक था, तो मैंने रेगुलर दिए थे टेस्ट, मतलब हर एक दिन दिया था, बट मैंने लास्ट के कुछ दिन नहीं दिए, 3-4 दिन। उसका रीजन ये था कि मुझको डर मतलब ये था कि अगर कोई लास्ट दिन पे कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं था कि नहीं, मैं लास्ट पे अपना रिवीजन ही करूंगा और अपने थ्योरी पे ही फोकस करूंगा। थ्योरी और जो क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं उन्हीं के ऊपर, मैंने कोई नया एक बार छुड़ाया नहीं लास्ट के 4-5 दिन। हाँ। अच्छा, एक और चीज, ये तो हो गया कि एक डेली शेड्यूल पता लग गया, ये भी पता लग गया कि ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए या फिर अभी कुछ दिनों के लिए अल्टरनेट दे दो और या फिर लास्ट में जाके रेगुलर हो सकते हो, ये भी हो सकता है। तो दिस इज अ गुड शेड्यूल और गुड आपके हमने बता दिया आपके लिए।
और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं भी अपने टाइम पे जब प्रिपेयर कर रहा था और आप भी अपने टाइम पे जब प्रिपेयर कर रहे होंगे, ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, उस दिन तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, या हाँ मतलब एक था ना कि मेरे को रात को हर रोज ऐसा हो गया था कि मैं सोने जा रहा हूँ, जैसे सोने गया तो वो दिमाग में थॉट प्रोसेस घूमता रहता है, नींद ही नहीं आती। हाँ। तो मैंने उसके लिए क्या करता कि जैसे नींद ना आए तो मतलब 10 मिनट से ऊपर बैठते नहीं था मैं, 10 मिनट अगर नींद नहीं आए तो उठो पढ़ाई करो। ओके। तो उससे क्या होता है ना कि पढ़ाई करने लगो थोड़ा थोड़ा बोर हो जाओगे, फिर और थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा। तो हाँ। ये किया। तो सेकंड किया थोड़ा फिजिकल वर्क, लाइक शाम को मैं टेरेस पे वॉक पे चले गए, बैडमिंटन खेल लिया आधा पौन घंटा, तो इससे थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच हो जाती है और रात को नींद आती है, स्ट्रेस कम होता है। अगर बॉडी आपकी फिजिकली थोड़ा वर्क कर चुकी है तो आपको रात को अच्छी नींद आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस तो आता है। मतलब मैंने जो अपने अभी तक के लाइफ में यही, जब भी कोई स्ट्रेस आए, क्योंकि स्ट्रेस एग्जाम को लेके हो सकता है, किसी भी काम को लेके हो सकता है ना, तो ये फिजिकल वर्क जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत। ये आपको एकदम अलग कर देता है। जब आप फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं ना, आप देखना आप उसी में खोए हुए हो, आपको सब कुछ भूल चुके हो। तो ये अच्छी चीज है, जब भी स्ट्रेस आए तो डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर बॉडी को एकदम टायर्ड रखिए कि रात में सोचने का समय ना मिले, है ना। ये भी अच्छी चीज है। और नर्वसनेस, परफॉर्मेंस प्रेशर और ये डिस्ट्रैक्शन, ये बट ऑब्वियस है, सबको आता है, हर काम के पहले सबको आता है। लेकिन एक सक्सेसफुल वही होता है, जो सक्सेस वही करेगा जो इसको अच्छे से हैंडल कर ले। आना तो है, हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। अच्छा, लास्ट टाइम में कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं कि सर मुझे तो आयनिक से बहुत डर लगता है, आयनिक इक्विलिब्रियम से, मुझे तो सॉल्यूशन से बहुत डर लग रहा है, या थर्मोडायनेमिक्स से डर लग रहा है। हर सब्जेक्ट में वीक टॉपिक्स या अनरेड टॉपिक्स रहते होंगे। सो अभी क्या करना चाहिए उसके लिए? तो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने तो लिस्ट बना ली थी। एक तो था कि मेरे खुद के मैंने अल्फा बीटा गामा कर लिया था कि जो टॉपिक सबसे वीक है वो गामा में जाएंगे, जो मीडियम लेवल के बीटा, जो स्ट्रॉन्ग है अल्फा। तो मैंने फोकस किया जो गामा टॉपिक्स पे, जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप जैसे आपने कहा आयनिक के अंदर बफर होगा, कोई भी चीज होगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आती नहीं है मुझे। तो मैंने उसके लिए सिंपल अप्रोच लिया कि यूट्यूब पे जाइए, जितना हो सके लेक्चर से देखिए, जितना हो सके शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हो सके, और उसके बाद पीवाईक्यूज पे आइए सीधा, और प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। ऐसा नहीं कि आंसर निकाल लिया, उसको समझिए, और उसके ये एक मतलब सबसे सिंपल रास्ता है अगर कोई टॉपिक खत्म करना है। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि वीक और अनरेड टॉपिक्स को क्रिस्प देखना है और पीवाईक्यूज पे चले जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पता लगी कि हम अब धीरे धीरे करके ना लास्ट डेज में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को, हम सब तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, आप एक और बात बताइए जो बच्चे जानना भी चाहते होंगे कि एग्जाम के दिन आपका, तो हाँ, तो एक और सवाल जो बच्चे जानना चाहते होंगे कि एग्जाम के लास्ट, जब आप 17 जुलाई को एग्जाम देंगे, उस दिन क्या माहौल था, और आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपका अपना फैमिली का रिएक्शन, आपका रिएक्शन, एग्जाम में सेंटर में जाने से पहले का रिएक्शन, वी वांट टू नो एवरीथिंग। तो मतलब बेसिकली मैं एक ड्रॉपर था, तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था नीट के लिए। तो मोस्टली जो पेरेंट्स का था कि बस एक सीट चाहिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर स्टेट कोटा के थ्रू, एक एमबीबीएस सीट चाहिए, दैट्स ऑल। मतलब मेरा भी एक मेन बेस तो यही था कि यही चाहिए। इसके ऊपर टारगेट था कि कोई ना कोई एम्स अपन ले लेंगे, बट कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मतलब एम्स ले जाएंगे, ये प्लान था नहीं पहले से। ये था कि जितना हो सके उतना स्कोर करना है। तो एग्जाम के वजह से कोविड टाइम था, तो पहले उसका कुछ चल रहा था पोस्टपोनमेंट का काफी सीन। तो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम देने हम लोग एग्जाम के वक्त तो 3 घंटे पहले एग्जाम में चले गए थे, राइट। मतलब वहाँ पे जो पूरा ये होता, तो मेरा 11 बजे का एंट्री थी एग्जाम हॉल में। तो 11 बजे से मैंने सब कुछ प्लान, बहुत अच्छे से प्लान किया था कि कब पहुंचना है वहाँ पे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है, फिर 11 से कब पानी पीना है, ये मैंने प्लान किया था, क्योंकि पानी पी के वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मैंने ऐसा प्लान किया था कि मेरे को वॉशरूम भी सारा जो है क्लियर हो जाए 1:30 से पहले, ताकि मैं मतलब ऐसा ना हो कि एग्जाम के वॉशरूम जाना पड़ जाए तो पूरी लिंक बिगड़ जाएगी। तो मैंने उससे सारी चीजें प्लान की। पेपर स्टार्ट हुआ 2 बजे के आसपास, और पेपर में ये था कि पेपर मेरा काफी अच्छा गया था, और मैं कॉन्फिडेंट था 700+ के लिए पेपर होने के बाद। तो मैं जब वापस आया तो मैंने बस ये, मतलब बाकी लोग बोल रहे थे कि पेपर इजी था बहुत ज्यादा, 2020 वाला, बट जब घर पे आया तो पता लगा कि नहीं, मतलब जितने लोग हैं कह रहे हैं बहुत लोगों का इजी है, बट बहुतों के नंबर नहीं आ रहे। मैंने कैलकुलेट किया उस दिन, घर वाले ये बोल रहे थे कि एटलीस्ट 580 आना चाहिए, बट मेरे को था कि 700 के आसपास आ रहा है, पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यार 700 नंबर कैसे आ सकते हैं इस पे। लास्ट टाइम मेरे 476 नंबर थे, तो उनको था कि 600 तक आसपास पहुंच जाएगा। तो घर पे जैसे आया, चेक किया हमने आंसर की से सबसे पहले, तो वहाँ पे 685 नंबर आ रहे थे, 685, और वही फाइनल स्कोर रिफ्लेक्ट हुआ। और उसी दिन मतलब पता लग गया था कि अब हो गया है। तो उसके बाद लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना था जो
फैमिली रिएक्शंस, कॉल्स, रिलेटिव्स के कॉल्स, मतलब जहाँ पे क्लासेस थे वहाँ से कॉल, तो वो एक महीना बहुत स्पेशल था। मतलब जो मेहनत की थी एक साल के लिए, वो सारी जब मतलब सही हो जाती है ना, तब बहुत अच्छा लगता है। सुकून अलग है, वो सुकून अलग है। एंड आपके मम्मी पापा के रिएक्शन क्या था, क्योंकि वो सोच रहे थे 600 एंड यू गॉट अराउंड अ ह्यूज नंबर। तो उनका तो मतलब वो पूरे दिन कॉल ही कर रहे थे, जितने अगले दिन तो वो एटलीस्ट मतलब उनको ये था ना, मैंने बता दिया था कि अभी से कॉल मत करना किसी को, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है अपने पास, ना मेरी OMR आई है, तो अभी तो बस आंसर किसे चेक किया है। फिर भी बता रहे थे कि इस बार तो हो जाएगा इसका, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब जितने लोगों को कॉल कर सकते हैं वो कर दिया था उन्होंने कॉल। क्योंकि होता क्या है ना कि एक साथ पेरेंट्स जब आप ड्रॉप लेते हो तो पेरेंट्स बस मतलब छुपे छुपे रहते हैं कि यार मेरा बच्चा ड्रॉप लेगा तो उसको बताएंगे नहीं कि क्या कर रहा है, तो वो भी टालते रहते हैं ये क्वेश्चंस कि आपका बेटा क्या कर रहा है। तो एक बार जब हो जाता है ना तो वो फीलिंग बहुत अलग सी होती है। अच्छा, एग्जाम की जैसे 2 बजे एग्जाम चालू होना है, तो उससे पहले घबराहट होती है? जैसे मैं गया था जब अपने एग्जाम सेंटर पे, तो आई वाज लाइक पूरे स्वेटिंग हो गई थी मेरे को 1 बजे के लगभग, है ना। तो मतलब मेरे एग्जाम से 1 घंटे पहले पूरी स्वेटिंग एंड ऑल वो सब होने लगा था। क्या आपको भी हुआ ऐसा कुछ? हाँ, वो चीज कॉमन है, बट वही है कि जितना आप घर पे पहले मॉक टेस्ट दे दोगे उतना वो चीज कम हो जाएगी। जितना तो आप थोड़ा सा एक्वेंटेड हो जाओगे कि पेपर वैसा ही आएगा, वैसा ही आपको अटेम्प्ट करना, तो क्लियर पता है एक बात कि मुझे पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, उसमें OMR कहाँ फिल करनी है, तो एंजाइटी कम होती है। एक पहले से आपके दिमाग में पैटर्न फिक्स होते हैं। और इस बार तो 20 मिनट ज्यादा भी मिल रहा है, तो बच्चों को ऐसे भी एग्जाम की थोड़ा कम ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब बाहर आते वक्त लाइक जब पेरेंट्स ऑब्वियसली वेट कर रहे होते हैं कि सीधे रिएक्शन, तो बाहर आते वक्त व्हाट वाज द क्वेश्चन जो दिमाग में चल रहा था कि चलिए आपने तो बताया भी कि 700 से ऊपर नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या 700 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो क्या फैमिली वालों ने ट्रस्ट किया पहली बार जब आपने? नहीं, मैं आया बाहर तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या सीट मिल जाएगी, मैंने बोल दिया हाँ। तो फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कितने के आसपास आ जाएंगे, तो मैंने उनको 700 कहा, तो वो बोल रहे कि अभी तो बैठ जा तो गाड़ी में, अभी बैठ जा, अभी थोड़ा सा शांत हो जा, फिर देखेंगे तेरी कितनी गलतियां होती है। तो उनको अभी भरोसा नहीं था, उनको लगता था कि यार इतना ज्यादा चंचल बच्चा है, ये कुछ ना कुछ गलतियां पक्का करके आएगा, और ये ऐसे करके ये कुछ ना कुछ जो है हर बार का कुछ ना कुछ करके आता ही है ये, तो उनको वो था कि भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ। अच्छा, नीट के जैसे ये लास्ट डेज बचे हुए, ठीक है, तो लास्ट डेज में हमने इनको शेड्यूल बताया कि बहुत ज्यादा देर तक जगना नहीं है और बहुत जल्दी उठने की भी पर्सनल चॉइस है, वो चॉइस है। हाँ, और उसके बाद हमने वीक टॉपिक्स या 100 टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया, ये भी बता दिया कि भाई ये सब घबराहट होता है, नर्वसनेस नहीं है, बट हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज कि जैसे मान लीजिए अभी किसी का स्कोर बॉर्डर लाइन पे आ रहा हो, सपोज इट इज ही और शी इज गेटिंग 580 और समवन इज गेटिंग 620, मतलब 4-5 क्वेश्चन से रह रहा है। सो व्हाट शुड बी दैट थिंग जो इनको करना चाहिए ताकि ये एटलीस्ट 625 से ऊपर चले जाए, सेफ साइड हो जाए कि गवर्नमेंट तो मिल रहा है। अगर मतलब जो बॉर्डर लाइन पे अटके हुए हैं वो मोस्टली होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो मैंने देखा है। ओके, तो लास्ट के टाइम पे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा दोगे, थोड़ी सी MCQ से फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, और थोड़ा सा जो है पेपर ओरिएंटेड हो जाओगे कि यार मुझे पेपर के लिए प्रिपेयर करना है लास्ट के लिए। अब मेरा माइंडसेट समझना चाहिए कि मेरे को यार चीजें आती हो ना आती हो, मेरे से MCQ बनने चाहिए। मतलब जितना हो सके उतना हमको, मतलब जहां से मिल सके नंबर, मतलब रटना है तो रटो चीजों को, P-block रटना है तो तुम्हें रटना पड़ेगा, लगता है जहाँ पे वीकनेस है उसको खत्म करो एक एक करके, और MCQs मैक्सिमम करने लास्ट टाइम। एक और चीज की व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कितने साल के करने चाहिए? और अगर पहले से कर रखे 1-2 बार, तो मैं तो 34 इयर्स के कर लिए थे, मैंने खुद ने तो 34 के कर लिए थे सारे, क्योंकि कुछ बचते नहीं है, और मतलब पहले के कुछ ही 2005 से पहले कुछ ही बचते हैं, तो क्यों मार्जिन ऑफ एरर ले, तो मैं पूरे कर लिए थे हर चैप्टर के। बट अगर आपने अब तक नहीं करे हैं तो मेरे ख्याल से 2005 के बाद या 10 के बाद भी आप कर सकते हो, तो आप उल्टा स्टार्ट कीजिए। अगर करना भी है ना तो कभी भी आप उल्टा ही स्टार्ट कर दो, 21, 20 सबसे रिलेटेड तो वही होते हैं। तो 15 साल के आप कर सकते हो, 2005 से लेके 21 तक के। हाँ, मतलब मिनिमम तो आप 15 साल करें, और आपके पास समय है और आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको उसको 20, 25 और 34 तक भी ले जा सकते हैं। गुड। एंड एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो पर्सनल है कि रिजल्ट के दिन जब आपने nda.ac.in पे जाके रिजल्ट देखा, so tell me that reaction and tell me that happiness। तो रिजल्ट की स्टोरी तो ये है कि मैं जब रिजल्ट, मतलब जिस दिन रिजल्ट था सुबह से था कि रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, कोरा के ऊपर चेक कर रहा था कि किसी दोस्त का आया कि नहीं आया। कोई फेक न्यूज आ रही है कि इस इंस्टीट्यूट से 10 ऑल इंडिया रैंक 1 निकल गए हैं, तो मैं उसको देख के डर रहा हूँ कि यार इस पे इतना रैंक बन रहा है। अब मैं उसको देख के डर रहा हूँ, तो मैंने शाम को क्या किया, 7 बजे सोचा कि अब गया भाड़ में सब कुछ,
मैं जा रहा हूँ अपना गोलगप्पे खाने, मैं निकल गया गोलगप्पे खाने। जब गोलगप्पे खा रहा था मैं बाहर जाके, उतने मेरे मम्मी का फोन रिजल्ट आ गया और मेरा दोस्त का फोन आया कि मेरे 570 पे 23,000 रैंक बनी। तो रैंक बहुत इन्फ्लेट हुई थी। तो घर पे आया, मतलब बस ये था कि मार्क्स बन जाएंगे, तो उतने मार्क्स से मुझे पता था कि कोई ना कोई सीट तो अच्छी मिलेगी, जितने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे वो बन जाएंगे। तो 8 बजे का जब मैं रिजल्ट घर पे आता तुरंत चेक किया, 680 था, रैंक 6.2 था, रैंक पूरा इन्फ्लेटेड था, बट उससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा पहले से था कि कॉलेज मिल गया, अब मेरे को इतना वो नहीं है। राइट। मैटर भी वही करता है, डजंट मैटर क्या मतलब उस कंपटीशन में। तो मैं बिल्कुल भी बच्चों को नहीं डालना चाहता कि नहीं मुझे चाहिए तो 100। हाँ राइट। तो जितना कर सकता मैंने कर लिया था अपने एंड से। तो आई वाज हैप्पी कि 680 आ गया। अब मैं मतलब एक वो हो गया ना कि एक इस फेज से खत्म हो गया, नीट वाला फेज होता है वो जो साइक्लिक फेज से, उससे निकल गया, अब नई लाइफ स्टार्ट होगी। राइट। एंड टेल मी द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली। फैमिली का रिएक्शन तो 1 मिनट से वही था कि खुश थे काफी, बट उस दिन उनको ऑफिशियली वो छूट मिल गई कि अब लोगों को बताएंगे कि रिजल्ट आ गया है। तो मतलब वही है, मिठाई बांटना, सबको मिठाई बांटी, जितने भी लोग थे। काफी प्राउड मोमेंट है क्योंकि वो एक फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर होना भी एक अलग फीलिंग होती है, फर्स्ट जनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, वाओ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, एक और चीज, क्या नीट में 685 या 700 के पास स्कोर करने के लिए या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए इज इट नेसेसरी कि क्या आप 9th 10th 11th 12th ये सब टॉपर होते आए हैं तब जाके ये होगा? अगर मैं कहूँ मेरी खुद की बात, तो मैं 9th में मेरा 59% के आसपास था। 9th की बात कर रहा हूँ। 9th मैंने कोई ओलंपियाड ना क्वालिफाई कर रखा है, ना कोई एनटीएससी। मैं 10th में अच्छा परफॉर्म कर लिया था। 11th मेरा वैसे ही वेस्ट था। बट ये ना कि एवरेज, मेरे ख्याल से एवरेज टॉपर एक माइंडसेट है। मतलब अगर किसी का स्कोर एक अटेम्प्ट में 200 है, अगले में 700 आ रहा है, तो बंदा तो सेम ही है, बंदा सेम ही है। तो उसका बस माइंडसेट चेंज हो गया है, जो उसने उसको मतलब कोई बंदा एवरेज नहीं होता, उसका परफॉर्मेंस एवरेज है। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने तो मतलब 59% हुआ 670 680। और मैंने मतलब मैं इतना इनटू गेमिंग था, ये सब चीजें यूट्यूब ये सब पहले से करते आ रहा हूँ, गेमिंग चैनल खोल रखे थे, कुछ भी कर रहा था। मतलब ऐसा था कि जो भी करना है करते जाओ। फिर 10th में रियलाइज हुआ कि नहीं पढ़ना है। फिर 10th में मैंने 1 साल पढ़ाई की। फिर 11th 12th मैंने इतनी सही से पढ़ाई नहीं की, फिर 1 साल ये पढ़ाई की। अगर मैं कहूँ कि लाइफ में 2 साल 10th वाला था और ये नीट वाला था जो मैं पढ़ा हूँ अच्छे से, और यही मैटर करता है। यही मैंने भी ऑब्जर्व किया। और मैं जितने अच्छे लोगों से बात करता हूँ, मेरे को तो यही लगता है कि नीट इज एग्जाम जिसमें आपके 7 से 8 महीने सीरियस होकर लगना चाहिए बस। बाकी पीछे क्या है, आगे क्या होने वाला है, डजंट मैटर। अगर वो आपका 8 मंथ्स का साइकिल बहुत अच्छा है, उसमें प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, प्रॉपर आपने मॉक टेस्ट दिया है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया है और एनसीईआरटी को ढंग से किया है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। खैर, अच्छा, व्हाट इज योर ओपिनियन कि एक आइडियल बच्चों का जो आज नीट तैयार कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कई लोग इसको बाद में देखेंगे, तो जो आज स्टार्ट कर रहा है वीडियो प्रिपेयर करना, राइट, ऐसा क्या करे वो पूरे दिन भर में, 6 महीने तक लगातार ऐसा क्या करे पूरे दिन भर कि उसका सिलेक्शन हो? पूरा दिन भर ये ना उसको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मतलब अगर वो क्योंकि 6 महीने कम, एक चीज पता लगे कि उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ, आप मुझे बताइए कि कैसे ये मैंने ना उसको बांट रखा है कि तू मॉर्निंग शिफ्ट में ना यू विल डू बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक या रट्टा सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें तुम पढ़ोगे थोड़ा सा फिजिक्स या केमिस्ट्री, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है डे को। मॉर्निंग फॉर फिजिक्स और आफ्टरनून फॉर केमिस्ट्री एंड रात फॉर बायोलॉजी, और यू कैन चूज एनी ऑफ दिस, ठीक है ना। हाँ, एक तो डिवाइड कर लिया। दूसरा मतलब आपको 6 मंथ्स बहुत लंबा समय है, ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन भर एग्जाम देना है, तो ओवर एग्जॉस्ट नहीं होना है। मतलब कि आप पूरा दिन उसी में लेकर रह रहे हो, फिर वो मेंटल स्ट्रेस बन जाती है बहुत सारा। मतलब नंबर गेम में नहीं फंसना कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, ये नंबर गेम बहुत ये हो जाता है। तो उस वजह से जो है ना, आपको फर्स्ट प्रॉपर फोकस करना है कि मेरा इतना स्टडी टाइम होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके हॉबीज है आप थोड़ा टाइम कंटिन्यू कर सकते हो, फ्रेंड से बात करना, कुछ हॉबी हो तो आप दिन में 1-2 घंटे, अगर आपका जर्नी 6-8 महीने का है तो वो करना पड़ेगा। लास्ट के 15-20 दिन का वो पूरा पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। बट अगर जर्नी बड़ी है तो यू मस्ट फोकस ऑन योर हॉबीज आल्सो, 1-8 घंटा, आधा घंटा। राइट। अच्छा, एक और चीज मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि उठाया वो एक सब्जेक्ट उसने करना स्टार्ट किया, तो एक दिन में वो फिजिक्स भी कोई लेक्चर लगाएगा, केमिस्ट्री भी एक अपना लेक्चर करेगा, बायो भी अपना लेक्चर करेगा, और उसके बाद सेम डे अगर वो उसी टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ लेता है एंड वो प्रैक्टिस कर लेता है सेट ऑफ 50, 55 और 60 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में। मतलब फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ा और फिर क्वेश्चंस कर लिए, केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ा, क्वेश्चंस कर लिए, सेम बायो का पढ़ा
एंड अगर आप दिन के मॉर्निंग में आपने फिजिक्स कर लिया, आफ्टरनून में आपने केमिस्ट्री कर लिया, रात में आपने बायो कर लिया, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करते गए, ऑनेस्टली खुद से करना है कि भाई मुझे 50 क्वेश्चन फिजिक्स करने हैं, 50 केमिस्ट्री करने हैं और लगभग 70 से 80 बायो करने हैं, तो और लगातार अगर आपने 6 महीने कर लिया विद एडिशन ऑफ रिवीजन, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में कोई बच्चा 650 से ऊपर तो लाएगा ही। मतलब होता क्या है, या तो बच्चा प्रैक्टिस छोड़ देता है, या तो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ना भूल जाता है, या तो वो लेक्चर मिसिंग कर रहा है। अगर तीनों सिंक में चल रहा है, कोई भी चीज रोक नहीं सकती, है ना। और जैसे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कॉलेज टाइम में, सब लोग एक्सपेक्टेशन है कि आप कॉलेज करें, ठीक है, और अपना नौकरी करके सेटल हो जाए, बट यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मैं देखता हूँ आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, यू आर गिविंग बैक। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हो कि बच्चों को गाइडेंस कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, उससे अपार्ट फ्रॉम दिस एंड कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा नहीं है हम तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री देने को तैयार है ना, तो दैट्स अ गुड थिंग और आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और इनफैक्ट इस जर्नी में अगर मेरी कहीं जरूरत पड़े तो आई एम 100% श्योर कि मैं आना चाहूंगा और बिल्कुल मिलके कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि नीट के लिए टॉपर होना तो बहुत जरूरी नहीं है, ये हमने पूछ लिया। फर्स्ट डे कॉलेज का क्या था आपका, मतलब टेल मी कैसे दोस्त बने पहले दिन, टेल मी कि फर्स्ट डे तो हम लोग मतलब ज्वाइनिंग था 1 दिसंबर से, हम लोग 3-4 दिन पहले चले गए थे कॉलेज। तो जैसे हॉस्टल में गए तो पहले तो बहुत दिनों तक तो वही था कि यार कितना सही हॉस्टल है, लाइक मतलब सिंगल रूम मिल गया हमें, तो वो एक अलग चीज थी कि यार कहीं किसी कॉलेज में सिंगल रूम नहीं मिलता। इतनी बड़ी बड़ी एम्स की लाइब्रेरी देखने गए तो बस देख ही रहे थे पहले तो, लाइब्रेरी कैसी है, गार्डन कैसा है, कैंटीन कैसी है। तो आपको वॉक्स मतलब एम्स में क्या है ना कि आपको फ्री टाइम है, मतलब फॉर गर्ल्स बॉयज आप कहीं भी घूम सकते हो, 11, 12, 1, 2, 3, तो आपको कोई इन टाइम आउट टाइम नहीं है। ओके, तो फिर वो ग्रुप बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं कि यार मेरे बाजू में रूम में ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है, नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहता है, तो देख के जाके देखना। तो यही सारी चीजें चलती है कि स्टार्ट होने से पहले। तो जिस दिन स्टार्ट होता है फर्स्ट डे तो डर होता है थोड़ा सा कि यार डेड बॉडी दिखाएंगे। फर्स्ट डे वो डर तो होता है, तो बट हुआ नहीं ऐसा। 2-3 दिन बाद आपको फैमिलराइज करके फिर आपको डेड बॉडी दिखाई जाती है, फिर कैडेवर दिखाया जाता है। तो मतलब काफी सही, फर्स्ट डे काफी सही होता है, ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू हो गया। तो फर्स्ट डे वाज गुड, दोस्त बन गए होंगे, नए नए लोग जानने लगे होंगे आप कहां से हो, वेरी गुड। और उसमें 4 दिन बाद आपकी क्लासेस चली, तो 4 दिन आपने केवल हॉस्टल मतलब एक तरह से कैंपस टूर किया था। कैंपस टूर ही किया था, राइट, मतलब सीनियर्स से मिलना, वही सारी चीजें चलती थी। ओके। अच्छा, नीट प्रिपरेशन के दौरान जब आप कोई ना कोई क्लासेस करते होंगे, अब आप क्लासेस से घर आ रहे थे, तो क्या आपके पेरेंट्स का वो रोल था लाइक कि अथर्व का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आज का होमवर्क हुआ नहीं हुआ, कल का होमवर्क हुआ नहीं हुआ, वाज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग? अगर फ्रेंडली तो मेरे पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब कि क्योंकि एक वो था कि मेरे पेरेंट्स को इतना इसका में इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि कैसे होता है क्या होता, तो वो मोस्टली इसमें पढ़े ही नहीं। बट हाँ, मतलब मेरा खुद का चेक हमेशा होता था कि यार आज इतना पढ़ा है। और मेरे कुछ टीचर थे जो कॉल करते थे, मतलब बहुत बीच में कि आप मतलब कितना सॉल्व कर लिया, केमिस्ट्री में कितना सॉल्व कर लिया, ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन कर लिए। तो मुझे जैसे ही मैंने मतलब जितना मैं खाली होता था उतना मेरे को वो और क्वेश्चन देते थे, लाइक अभी ये 2 ऑर्गेनिक क्वेश्चंस कर लिया, ये ले ले 500 क्वेश्चंस 3 दिन में लगा लेना। तो ये जो है मतलब हमेशा पूछ रहा है, पेरेंट्स से तो नहीं रहा बट हाँ मुझे टीचर से रहा है। ओके, सो देयर वाज काइंड ऑफ कोई ना कोई गाइडेंस जरूर था। तो मैं यही बच्चों को अपने हिसाब से ये बताना चाहूंगा कि बच्चों 6 महीने तक जो बताया ना कि लेक्चर करो, एनसीईआरटी करो और प्रैक्टिस कर लो, हर सब्जेक्ट में यही करते रहो एंड किसी न किसी एक गाइड को पकड़ लो जो आपको सही रास्ता दिखाता है, ठीक है, जो आपको मेंटोरिंग करते रहे पूरे 6 महीने साल भर, ताकि आप भटको ना। क्या होता है ना कि हम चलते रास्ता भटक जाते हैं, वहां पे कोई होना चाहिए बताए कि भाई मैं ऑलरेडी ये रास्ते को जानता हूँ, ये गलत है, इधर मत जाओ, सीधा जाओ। तो देयर इज अ रोल ऑफ अ मेंटर, देयर इज अ रोल ऑफ अ गार्जियन। या तो कई केस में, जैसे मेरे केस में मेरे पेरेंट्स थे, उनको पता था कि ये सही रास्ता है, नहीं होता है। कई केस में टीचर्स होते हैं, कई केस में सीनियर्स होते हैं, कई केस में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स उस तरह से काम करते हैं। दैट्स नाइस। और काफी अच्छा लगा था आपके बारे में जान के। और एक और चीज लास्ट में मैं एडिशन करना चाहूंगा कि आप कुछ इनको एक ऐसा सक्सेस मंत्र बता दीजिए 10-20 डेज के लिए, आप अपने बच्चों को और हम अपने बच्चों को बताते हैं कि व्हाट शुड बी दैट सक्सेस मंत्र दैट शुड बी फॉलोड, वो मस्ट है फॉलो करना अभी इस टाइम। तो 20 डेज के लिए अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम मतलब अगर जो मेन सक्सेस मंत्र है वो है कि तुम्हें सबसे पहले डर भगाना है। मतलब बहुत लोगों को डर होता है पेपर का, अगर तुम उस डर को ओवरकम नहीं करोगे तुम पेपर में पक्का कुछ ना कुछ गलती करके आओ, ठीक है, उस डर को भगाना है। सेकंड जो अगर सक्सेस मंत्र देखा जाए तो वो है
तुम्हें जितना हो सके क्रिस्प में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने नहीं भागना है, क्योंकि बहुत बच्चे ये करते हैं कि हम 20 दिन पूरा रिवीजन कर लेंगे, प्लान बनाते हैं इस दिन ये 4 चैप्टर कर लूंगा, वो चीजें कभी कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। जितना तुम क्रिस्प में कर पाओ उतना करो। एनसीईआरटी को प्रॉपरली फॉलो करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक की भी अच्छे से करनी है, इनऑर्गेनिक की भी अच्छे से करनी है, और आपका बायोलॉजी भी अच्छे से करनी है। तीनों की एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, और प्रीवियस क्वेश्चन को देख के जाना। मतलब मैंने लास्ट के 20 दिनों के अंदर 2 बार पूरे पीवाईक्यूज देख लिए थे, मतलब बस पढ़ने पलट लेते कि ये आता है, ओके ये टाइप का क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट, इस तरीके से करके जाना। तो ये 4 चीजें सबसे मस्ट है लास्ट के समय में। तो अभी जैसे हम कंक्लूजन कर देते हैं इस वीडियो का कि लास्ट के डेज में आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, ताकि आपको ये पता रहे कि ये वाली टॉपिक तो एटलीस्ट करके जानी, जो पीवाईक्यू में आ गया है वो टॉपिक नहीं छोड़ना है। और अगर आपसे कहीं गलती से छूट गया है तो वो सी द वीडियो क्रिस्प में और आइए 2-3 सवाल उस पर लगा लीजिए, 10 सवाल लगा लीजिए, यू विल बी कॉन्फिडेंट। ठीक है। और दूसरा 100% कवरेज के चक्कर में नहीं भागना है कि मुझे हर कुछ आना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, डोंट टारगेट फॉर 720 आउट ऑफ 720, टारगेट फॉर ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टारगेट फॉर अ सेफ स्कूल। आप बिना स्ट्रेस के ना वहां जा सकते हो। 720 में क्या होगा, आपको हेडेक होगा, कुछ भी कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता फिर लास्ट। ठीक है। टारगेट फॉर अ सेफ स्कोर 650 प्लस का स्कोर रखिए अपना टारगेट में, और आप आराम से कर सकते हैं। एक और बिलीफ आपको देके जाता हूँ कि आप भरोसा रखो अपने आप पे, अच्छा किए हो, लास्ट टाइम में ऐसे गड़बड़ी नहीं करना है। और डर अगर लग रहा है तो जितना टेस्ट दोगे, टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं सेफ हूँ। ठीक है। So this is what conclusion of the video. Thank you so much Athar for joining, and thank you sir. Certainly we'll do good in future, है ना। हम बच्चों के लिए और करते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे, and हम साथ में आके आप लोगों को और गाइडेंस देते रहेंगे। बिल्कुल सर। Thank you so much for coming. Thank you everyone. Thank you. Bye.